जब एक मासूम लड़की की इज्जत बार बार कुचली जाए, जब सिस्टम भी हर बार आंखें फेर ले, तो क्या बंदूक उठाना गुनाह होता है या मजबूरी? अगले जन्म में भले ही जानवर बन जाएं, पर इस तरह की मतलब औरत नहीं बनना चाहिए। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से एक डाकू फूलन के आगे देवी का दर्जा दिया गया और फिर 2 बार संसद के लिए चुना गया? नमस्कार, मैं हूं सुजीत वर्मा और आप देख रहे हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक नाम नहीं, एक जंग है। एक औरत की जंग समाज से, सिस्टम से और उस सोच से जो आज भी औरत को कमजोर समझती है। चलिए जानते हैं फूलन देवी की वो बदले की कहानी जो आज भी नफरत के अंधेरे में उम्मीद की मशाल बनकर जलती है। यह कहानी किसी राजघराने के राजमहल में पैदा हुई रानी की नहीं है। यह कहानी है उस बच्ची की जिसने सांस तो ली, लेकिन हर सांस के साथ ताने, भूखमरी और बेबसी का जहर भी पीना पड़ा। 10 अगस्त 1963 उत्तर प्रदेश के जालौन जिले की एक टूटी फूटी झोपड़ी में फूलन ने इस बेरहम दुनिया में आंखें खोली, जहां बेटी होना ही एक अपराध था। फूलन देवी मल्लाह जाति से थीं, वो जात जिसे ना इज्जत मिली ना इंसान समझा गया। घर में 5 भाई बहन थे और फूलन दूसरे नंबर पर थीं। एक फूटी झोपड़ी, थोड़ी सी जमीन और उस पर भी समाज की निगाहें। लेकिन फूलन बचपन से ही आम लड़कियों जैसी नहीं थी। वो बहुत गुस्से वाली थी और किसी ने कुछ गलत किया तो वो भूलती नहीं थी, बदला लेना जानती थी। उसकी आंखों में आंसू कम थे और बदले की आग ज्यादा। लड़कियां चुप रहना सीखती थीं, फूलन जवाब देना सीख रही थी। फूलन के तेवर बचपन में ही सामने आ गए थे। ये बात तब साबित हुई जब वो जमीन के झगड़े में अपने से कई साल बड़े चचेरे भाइयों से भिड़ गई थी। वो सिर्फ 10-11 साल की थी, लेकिन जिस तरह उसने आंखों में आग भर के जवाब दिया, पूरा गांव सन्न रह गया। लड़कियां उस उम्र में गुड़ियों से खेलती थीं और फूलन अपना हक लेने के लिए मर्दों से लोहा ले रही थी। लेकिन गांव वालों को फूलन की ये बातें देखी नहीं गईं। लोग उसकी हिम्मत से जलने लगे और फिर शुरू हुए झूठे इल्जाम। किसी ने कहा लड़की बिगड़ रही है, किसी ने कहा ज्यादा बोलती है। बस इन्हीं बातों से डरकर उसके पिता ने उसकी शादी कर दी एक ऐसे आदमी से जो उम्र में फूलन से 3 गुना बड़ा था। एक मासूम बच्ची को समाज के डर के नाम पर जिंदगी भर की सजा दे दी गई। उस वक्त फूलन देवी की उम्र सिर्फ 11 साल थी और उसका पति पुत्तीलाल उम्र में 30 साल से भी ज्यादा का था। एक बच्ची जिसके हाथ में अभी किताब होनी चाहिए थी, उसे एक ऐसे आदमी के साथ बांध दिया गया जो उम्र में उसके पिता जैसा था। शादी के बाद फूलन को वो सब मिला जिससे एक बच्ची को सबसे दूर रखा जाना चाहिए था। पति उम्र में बड़ा ही नहीं, सोच में भी सड़ा हुआ था। रोज गालियां, मारपीट और जबरदस्ती। फूलन की मासूमियत को हर रात रौंदा जाता था। ना वो चीख सकती थी, ना कोई सुनने वाला था। इन सब कारणों की वजह से फूलन देवी और उनकी मानसिकता पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा था। इन तमाम जुल्मों के बाद फूलन कई बार भागकर अपने मायके आ जाया करती थी। हर बार फूलन मायके लौटती आंखों में उम्मीद लेकर कि शायद अब कोई उसका दर्द समझेगा। लेकिन मां बाप भी समाज से डरे हुए थे। लोग क्या कहेंगे, शादीशुदा लड़की मायके नहीं रहती। इन सवालों के बोझ तले उन्होंने बेटी की चीखें सुनना बंद कर दिया था। फूलन को एक बार फिर उसी नर्क में धकेल दिया गया जहां वो रोज मरती थी। एक बार जब फूलन अपने पति की मारपीट से तंग आकर घर भाग आई तो उसे लगा था कि अब शायद बाप की छांव में कुछ राहत मिलेगी। लेकिन इस बार उसका दर्द नहीं सुना गया, बल्कि उस पर ही इल्जाम लगा दिया गया। बाप की अंगूठी चुरा ली है इसने। बस फिर क्या था, अपनी ही बेटी के खिलाफ पिता ने थाने में रिपोर्ट लिखवा दी और फूलन जिसे बचाया जाना चाहिए था, वो पहली बार पुलिस की 4 दीवारी में कैद कर दी गई। बचपन तो बहुत पहले ही छीन लिया गया था, अब आजादी भी छिन गई। फूलन को चोरी के झूठे आरोप में थाने में बंद कर दिया गया। सोचा था शायद अब कानून उसकी हिफाजत करेगा, लेकिन लॉकअप की दीवारों के पीछे भी इंसान नहीं, हैवान मौजूद थे। कहा जाता है वो 2-3 रातें फूलन की जिंदगी की सबसे लंबी और सबसे डरावनी रातें थीं, जहां कानून के रक्षक ही उसकी इज्जत को नोचने लगे। कोई चीख नहीं सुनी गई, कोई शिकायत नहीं मानी गई, बस एक बच्ची फिर से रौंदी गई।
इस बार वर्दी वालों के हाथों। जेल से रिहा होकर फूलन घर लौटी थी। शरीर थका हुआ था, लेकिन मन में एक छोटी सी उम्मीद थी। उसे लगा था कि शायद अब कोई उसे समझेगा, शायद अब कुछ बदलेगा, लेकिन नहीं। पिता ने एक बार फिर समाज के डर को बेटी के दर्द से बड़ा मान लिया और फूलन को फिर से उसी हैवान पति के पास भेज दिया गया। जिस जगह से वो हर बार टूटी थी, उसे उसी जगह फिर से लौटा दिया गया। कभी कभी रिश्ते सबसे गहरे जख्म देते हैं। पिता के कहने पर फूलन एक बार फिर उस नर्क के दरवाजे पर पहुंची, लेकिन इस बार वो दरवाजा भी उसका नहीं था। पति ने दूसरी शादी कर ली थी और फूलन अब सिर्फ एक बोझ थी जिसे ढोना किसी को मंजूर नहीं था। वहां ना कोई अपनापन था, ना इंसानियत। उसे मारा गया, घसीटा गया, गालियां दी गईं और पूरे गांव के सामने बेइज्जत करके भगा दिया गया। उस दिन फूलन ने आखिरी बार किसी से उम्मीद लगाई थी। उस दिन फूलन मर नहीं गई, वो बदल गई थी। अब फूलन पूरी तरह अकेली थी। न घर वालों ने उसे अपनाया, न ससुराल ने उसे बख्शा, और पुलिस ने तो उसके जख्मों पर ही वार किया। हर तरफ से उसे सिर्फ ठोकर मिली, हर रिश्ता धोखा। उसे हर इंसान एक दरिंदा लगने लगा। अब फूलन के भीतर ना आंसू थे, ना उम्मीद, बस एक चुपचाप जलती आग थी। चारों तरफ से इज्जत लुट चुकी थी। जिस समाज ने जन्म दिया, उसी ने उसे बार बार नीलाम किया। हर रिश्ता, हर कानून, हर इंसान उसे तोड़ने में जुटा था। लेकिन जितना उसे तोड़ा गया, उतना ही भीतर वो पत्थर बनती चली गई। इन सब घटनाओं ने फूलन को मजबूर नहीं, बागी बना दिया। अब वो पूछती नहीं थी, जवाब देती थी। इसी दौर में उसकी मुलाकात हुई कुछ ऐसे लोगों से जो खुद भी इस समाज की मार खा चुके थे। वो थे डकैत। जिस समाज ने फूलन को ठुकरा दिया था, उसी समाज के कुछ बेटे जंगल में बगावत का झंडा लिए खड़े थे। वो डकैत थे, लेकिन सिस्टम के सताए हुए थे। और जब फूलन उनके बीच पहुंची, तो उन्हें उसमें अपनी ही जात, अपनी ही बेबसी दिखी। वो मल्लाह डकैत थे। एक दिन गांव की गलियों में फूलन दिखी ही नहीं, न कूल पर, न खेत में, न किसी झोपड़ी के आंगन में। वो अचानक गायब हो गई। किसी ने सोचा भाग गई होगी, किसी ने कहा शायद मर गई, पर हकीकत यह थी कि फूलन अब उस जगह जा चुकी थी जहां कानून की नहीं, बंदूक की चलती थी। वो पहुंच चुकी थी चंबल के बीहड़ों में, जहां हर चीख एक गोली से दबाई जाती थी और हर आंसू बगावत की आग में तपकर बारूद बन जाता था। अब फूलन लौटेगी, पर बेटी बनकर नहीं, बल्कि बगावत की देवी बनकर। फूलन देवी को चंबल के बीहड़ों ने बाबू गुर्जर के गैंग में पहुंचा दिया। इस गैंग में गुर्जर सिंह के बाद लीडर बनने की बारी थी विक्रम मल्लाह की। विक्रम मल्लाह फूलन की ही जात से था। उसे फूलन की हर कहानी पता थी। गांव की गलियां, पिता की मजबूरी, पति का जुल्म और ठाकुरों की हैवानियत। बाबू गुर्जर की नजर शुरुआत से ही फूलन पर गिद्ध जैसी थी। हर दिन उसकी हवस और ज्यादा डरावनी होती जा रही थी। और फिर एक रात वो अपनी हैवानियत की हद पार करने ही वाला था। फूलन अकेली थी, कमजोर नहीं, लेकिन बेबस जरूर। ठीक उसी वक्त झोपड़ी का दरवाजा खुला। विक्रम मल्लाह ने देखा और बिना एक पल गंवाए बंदूक उठाई। धाएं। एक ही गोली में गुर्जर का घमंड, उसकी हवस, सब मिट्टी में मिल गया। उस रात फूलन की इज्जत बची और जंगल को उसकी रानी मिल गई। बाबू गुर्जर की मौत के बाद जंगल में सन्नाटा नहीं, बल्कि नया सूरज उगा। विक्रम मल्लाह अब गैंग का नया लीडर था और उसके ठीक बराबर खड़ी थी फूलन। विक्रम मल्लाह ने फूलन को सिर्फ बंदूक नहीं थमाई, उसे राइफल चलाना सिखाया,
सिखाया कैसे चलती है यह दुनिया बंदूक के निशाने पर। बताया कि डकैत कौन होता है, कैसे काम करता है, कैसे बनता है एक लीडर, और क्या क्या दर्द सहनी पड़ती हैं जंगल की जिंदगी में। गैंग अब विक्रम और फूलन के इशारों पर चलता था। बीहड़ों में दिन नहीं होते थे, सिर्फ रातें होती थीं, और उन रातों में छोटे मोटे डाके, रास्ता रोककर लूट और गांव में डर की आहट। वो किसी को मारते नहीं थे, सिर्फ लेते थे उतना जितना पेट पालने को चाहिए था। पुलिस चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि अब चंबल के बीहड़ों में एक नई जोड़ी का नाम गूंज रहा था, फूलन और विक्रम। एक दिन फूलन देवी और विक्रम मल्ला अपने पूरे गैंग के साथ पहुंचे उसी गांव में जहां फूलन की इज्जत को उसके ही पति ने मजाक बना डाला था। वो पुत्ती लाल, जिसने बचपन में एक बच्ची की मासूमियत नहीं बल्कि उसकी आत्मा कुचली थी। इस बार फूलन के हाथों में था राइफल और सीने में वो सारा जहर जो उसने बरसों तक पीकर जिया था। गांव वालों की रूह कांप उठी जब उन्होंने देखा कि वो फूलन लौट आई है। फूलन ने पुत्तीलाल को गांव से बाहर खींच कर ले गई। वहीं जहां कभी उसकी चीखें दबी थीं, अब बंदूक की आवाज गूंजने लगी। उसने उसे इतना मारा कि पुत्तीलाल की सांसें कांपने लगी। फिर एक पेड़ से बांध दिया और पूरी भीड़ के सामने कहा, अगर इस गांव में किसी मासूम बच्ची की जबरदस्ती शादी की गई तो अगली बार लाश पेड़ से लटकी मिलेगी। बदला पूरा हो चुका था, पुत्तीलाल की सजा भी और गांव की चेतावनी भी। फूलन अब वापस लौटी अपने चंबल के बीहड़ों में, विक्रम के साथ, अपनी टीम के साथ, और उस तसल्ली के साथ कि उसने अपने बचपन का एक अधूरा हिसाब चुका दिया। लेकिन कभी कभी सन्नाटा भी एक तूफान की तैयारी होता है। कुछ ही दिन बाद फूलन की जिंदगी में फिर ऐसा जहर घुलने वाला था जिसने उसकी आत्मा तक को हिला दिया, और लिखा गया इतिहास का सबसे खौफनाक अध्याय, बेहमई कांड। कुछ दिन पहले दो बड़े ठाकुर डकैत लालाराम और श्रीराम पुलिस की गिरफ्त में आ चुके थे। ये दोनों थे चंबल के एक और खतरनाक गैंग के लीडर। जाति का घमंड, हथियारों की ताकत और पुलिस से सांठगांठ, इन्हीं से इनकी बादशाहत चलती थी। पकड़े तो गए थे वो दोनों, लालाराम और श्रीराम, अब सजा पूरी करके जेल से बाहर आ चुके थे और सीधे लौटे अपने ठाकुर गैंग के साथ। इस बार उनके हाथ में सिर्फ बंदूक नहीं थी, बल्कि आंखों में वो जलन थी जो एक मल्लाह जाति की लड़की से हार कर पैदा हुई थी। फूलन देवी की इज्जत, विक्रम का दबदबा और चंबल में फैलती हुई एक बागी औरत की ताकत, ये सब उनकी ठाकुर सोच को चुभने लगा था, और अब वो बदले के लिए हर हद पार करने को तैयार थे। एक रात चुपचाप जंगल में आहट होती है। ठाकुरों का गैंग तूफान की तरह टूट पड़ता है और विक्रम मल्लाह को, जो मल्लाहों का लीडर था, गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। फूलन चीखती है, भागती है, लेकिन वो अकेली पड़ चुकी थी। उसे पकड़ लिया जाता है और उन दरिंदों द्वारा घसीट कर ले जाया जाता है अपने गांव बेहमई। लालाराम और श्रीराम ठाकुर फूलन देवी को अपने गांव बेहमई ले गए। वहां उसे एक अंधेरी बंद कोठरी में कैद कर दिया गया, और फिर शुरू हुआ वो जुल्म जो किसी इंसान के साथ नहीं बल्कि उसकी आत्मा के साथ किया गया। फूलन पर लगातार अत्याचार हुए। उसकी चीखों की गूंज बिहड़ों से टकराकर लौट आती थी, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। 3 हफ्तों तक हर दिन उसे तोड़ा गया, हर रात उसकी रूह को कुचला गया, मगर फूलन अब भी जिंदा थी। उसी गांव में एक मल्लाह जाति का एक शख्स रहता था जो फूलन की बीती कहानी को जानता था, और उसकी आंखों में आज भी वही आग देख रहा था। कभी फूलन के साथ बिहड़ों में चला था, आज उसकी आजादी की डोर थमे खड़ा था। एक रात जब सारा गांव नींद में डूबा था, वो चुपचाप कोठरी तक पहुंचा। दरवाजा खोला और बिना किसी आहट के फूलन को वहां से निकाल लाया। न किसी को भनक लगी, न कोई आवाज उठी। लेकिन उस रात फूलन फिर से जिंदा हुई, इस बार सिर्फ जीने के लिए नहीं
बल्कि हिसाब चुकाने के लिए। जुल्म की कोठरी से आजाद होने के बाद फूलन फिर लौटी वहीं चंबल के बीहड़ों में। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके पुराने साथी मल्लाह जाति के वो लड़के जो कभी उसके साथ चले थे, अब फिर लौट आए थे। इस बार फूलन किसी के अधीन नहीं थी, वो खुद बन चुकी थी लीडर। एक नया गैंग बना, मल्लाहों का गैंग, और कमांडर फूलन देवी। इस बार फूलन अकेली नहीं लौटी थी, उसके साथ थे वो सारे मल्लाह साथी जिन्होंने देखा था उसका दर्द। लेकिन उनके बीच एक नाम था जो चुपचाप उसकी छाया बन गया था, मान सिंह। एक ऐसा साथी जो फूलन के हर जख्म को समझता था और हर लड़ाई में उसकी ढाल बन के खड़ा था। अब फूलन के पास न सिर्फ बंदूक थी, बल्कि पूरा एक भरोसेमंद गिरोह जो बदला लेने नहीं, इंसाफ करने निकला था। वो गिरोह छोटी मोटी लूटपाट करते थे, लेकिन एक रोज 14 फरवरी 1981 बेहमई गांव में एक ठाकुर के घर शादी की तैयारी थी। ढोल बज रहे थे, मेहमान आ रहे थे, और फूलन को एक खबर मिलती है कि उसी शादी में लालाराम और श्री राम ठाकुर आने वाले हैं। 14 फरवरी की रात जब बेहमई गांव जश्न में डूबा था, उसी वक्त फूलन देवी और उसके साथियों ने गांव को चारों तरफ से घेर लिया। बंदूकें लोड थीं, नजरें लालाराम और श्री राम को ढूंढ रही थीं। गांव में सन्नाटा छा गया। शादी की शहनाइयां अब मौत की आहट में बदल चुकी थीं। फूलन की आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ बदला था। हर घर, हर कोने में तलाश शुरू हुई, बस एक सवाल के साथ, कहां है वो दो दरिंदे, लालाराम, श्री राम, जो दिन दहाड़े एक औरत की इज्जत नीलाम करते हैं और फिर शादियों में बैठकर हंसते हैं। अब छुप गए हैं। अरे ठाकुर होकर छुपते हो? तुमने मुझे एक कोठरी में बंद किया था, आज मैं पूरे गांव को खुले आसमान के नीचे लाकर खड़ा करूंगी। आज कोई नाम नहीं पूछूंगी, क्योंकि तुम सब ने मिलकर मेरी चुप्पी का मजाक उड़ाया है। अब गोलियां बोलेंगी और जवाब सिर्फ खून देगा। अगर वो दो नहीं मिले तो इतने मरेंगे कि इस मिट्टी में किसी ठाकुर की लाश को पहचानना भी मुश्किल होगा। अब उन दोनों को न मिलने पर फूलन देवी ने गुस्से में आकर गांव के 22 ठाकुरों को एक लाइन में खड़ा करवाया और बिना एक पल गंवाए ट्रिगर दबा दिया। गोलियां तड़ातड़ बरसने लगीं और कुछ ही मिनटों में पूरा बेहमई गांव चीखों से गूंज उठा। 22 ठाकुर जमीन पर गिर चुके थे और इंसाफ फूलन के हाथों हो चुका था।